सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि भारतीय पायलट अभिनंदन को अवार्ड देना मोदी सरकार को महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर मजाक बना है तो दुनिया में भी खूब जग हंसाई हो रही है। जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में गिरा था उसी वक्त भारत के इस दावे की आलमी माहिरीन ने तरदीद कर दी थी कि भारत ने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया है। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए कि इसी झूठे दावे पर अभिनंदन को भारत का बड़ा फौजी एजाज वीर चक्र दिया गया है। यह दरअसल मोदी सरकार की पूरे भारत को चक्कर देने की कोशिश थी, लेकिन ये 2 नंबरी चली नहीं। पाकिस्तान की बात करें तो यहां सियासत में ऑडियो लीक पर खूब बहस चल रही है और इस बार निशाने पर अदलिया को रखा गया है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को लेकर पहले बयान हल्फी की हलचल मची और साथ ही इनकी एक मुबैना ऑडियो भी सामने आ गई जिसकी साकिब निसार की तरफ से तरदीद की गई है और इसे जाली करार दिया गया है। जबकि हुकूमत का दावा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो को उनकी मुख्तलिफ तकारीर से जुमले काट कर बनाया गया। इसी हवाले से एक क्लिप भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार एक तकरीब में वही जुमले मिनो अन बोल रहे हैं जो वीडियो में मौजूद है। यह वीडियो किसकी कारस्तानी है? हुकूमती खिलाड़ी बराह रास्त नून लीग की जानिब उंगलियां उठा रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज एंड कंपनी जाली वीडियोस, लीक्स और गेम से बाहर आकर इल्जामात का जवाब मेरिट पर दे। ये ड्रामे मुकम्मल फ्लॉप हो चुके हैं। जेल नहीं जाना, पैसे वापस करें, ये मुख्तसर हल है जिसको पेचीदा बनाकर निकलना चाहते हैं। ये बयान भले सियासी हो लेकिन यह भी हकीकत है कि बयान हल्फी हो, वीडियो लीक हो या फिर ऑडियो लीक, हर मामले में नून लीग का जिक्र क्यों मौजूद है? यह महज हुस्न इत्तेफाक है या फिर बकौल हुकूमत इदारों के खिलाफ कोई मुनज़्ज़म साजिश? दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? इसी से प्रोग्राम का आगाज करेंगे। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। बाबर साहब, अजीब चक्कर है कि जिस तरह हम देखने का तसलसल है और फिर कहा गया, ऑन किया गया कि जी वीडियोस आने वाली हैं सब, लेकिन अब इसका किया क्या जाए? अदालत में क्यों नहीं ले जाया जाता है मामला? नून ही ले जाए, किस तरह से इसका हल निकलेगा? एक ऑडियो आ गई, दूसरी तरफ से साकिब निसार सब उसको डिनाई कर देते हैं, इसका हल क्या है? उसामा साहब, ये जो ऑडियो आई है अब ये फैक्ट फोकस के ज़रिए से आई है। अहमद नूरानी साहब का एक अदारा है फैक्ट फोकस, जो कि वो बाइट से ऑपरेट कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने एक स्टोरी दी और उसके साथ ये ऑडियो दी कि ना ये ऑडियो और ये सारी साजिश है। अब फैक्ट फोकस जो है ये वेबसाइट है PMLN है। PMLN आप उस पूरी वेबसाइट में देख लें, आपको उस वेबसाइट को देख के वाज़ेह तौर पर पता चल जाता है कि इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है, किसकी स्टोरी है, किस तरह से चीज़ों को बाहर बैठ के स्कैंडलाइज किया जा रहा है। अब उसमें उनकी एक तकरीर भी आ गई है साकिब निसार साहब की, और वो सेम डिट्टो वही तकरीर है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के ये सारी ऑडियो जो है ये बनाई गई है और वाज़ेह तौर पर क्लियरली ये ऑडियो जाली है। एक मखसूस जर्नलिस्टों का टोला जो PMLN की जाली ये जो वीडियोज़ हैं इनको प्रमोट कर रहा है। ये एक मखसूस ग्रुप है PMLN के परवरदा जर्नलिस्टों का जो इस सारी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं और इसका एक सनसनीखेज़ी फैला रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए, हाई कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो इसको मंगवाए, इसका फोरेंसिक ऑडिट करवा ले, पता चल जाएगा जाली है, असली है, नकली है। बड़ी अच्छी तजवीज़ है। लेकिन सर बाबर साहब, इसमें मसला यह है कल को कोई भी उठाकर बना लेगा। आप देखिए ना, उससे भी बेहतर शायद नवाज शरीफ साहब की एक बनी हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी आज तक जितनी करप्शन की मैंने की, ये किया वो किया, तो बिल्कुल इस तरह से फिर कभी किसी जज की आ जाएगी, कभी अच्छा उसामा साहब, अगर साकिब निसार साहब की नून लीग कहते हैं ना कि ये वीडियो ठीक है, तो वो फिर ये भी माने कि नवाज शरीफ की जो आप जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो भी असली है, मान ले उसको। उस पर तो कभी नहीं मानते। मरियम नवाज की भी एक वीडियो आई है, बड़ा आवाज उठाते हैं जनाब आज़ादी सहाफत, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वहां पर वाज़ेह को कह रही कि इन चार चैनल्स के जनाब इश्तिहारात बंद कर दिए जाए, तो इनको शर्म आनी चाहिए। उसको डिनाई नहीं ये इनके दौर में आज़ादी सहाफत थी, चैनल्स के इश्तिहारात बंद किए जाते थे और मरियम करती थी। फिर सारे मीडिया को मरियम कंट्रोल कर रही है। मरियम की भी ठीक है, नवाज शरीफ की भी ठीक है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जनाब सारी करप्शन का मैं जिम्मेदार हूँ, वो भी ठीक है, और फिर साकिब निसार की भी ठीक है। बेहतरीन चीज़ ये है, देखिए साकिब निसार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे,
अगर उनके हवाले से कोई चीज़ आती है तो ये अदलिया की इंडिपेंडेंस पे, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन मार्क सवाल है। इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। और जो लोग इस तरह की वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं और जो उनके सपोर्टर पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन अहमद नूरानी कहते हैं कि जी मैंने तो फोरेंसिक करवा लिया अमेरिका की से और वो ऑथेंटिक है। वो कहती है कि जी ये कोई एडिट नहीं हुई। उस पर जब उस ऑर्गेनाइजेशन से राबता किया जाता है वो कहते हैं जी हमारा सीक्रेसी का इनसे एग्रीमेंट है, हम पैसे लेकर काम करते हैं, हमने पैसे लिए इनसे अहमद नूरानी से, तो हम आपको बता नहीं सकते कि किस तरह से एडिट किया, क्या पाकिस्तान में भी तो बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जो कि इसका फोरेंसिक कर सकते हैं। वो इसका मेरा मतलब है कि नून लीग को अगर इतना यकीन है कि ये सच्ची है, ये कौन सी तोता मैना की कहानियां सुना रहे हैं कि जी अमेरिका से हमने खुद इसका ऑडिट करवा लिया और ये सच्ची है। असल चीज ये है कि ये जो वीडियो है इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है, ऑडियो जो है, ओरिजिनल कॉपी जो है वो गवर्नमेंट को दी जाए, अदालतों को दी जाए, अदालतें उसका फोरेंसिक ऑडिट करवा लेंगी, झूठ का झूठ, सच का सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल जिस तरह से ज़ाहिरन लग रहा है कि ये एक जाली वीडियो है और ये सिर्फ और सिर्फ साकिब निसार को कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ के जो खिलाफ फैसले आए हैं उनको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि जना आइंदा अदालतों में उनको कोई बेनिफिट मिले। असल चीज़ ये है कि जो सवालात इनसे पूछे जा रहे हैं उसका ये जवाब नहीं दे रहे। शहबाज शरीफ साहब जवाब दें ना, FIA में जवाब दें, बता दें कि जनाब ये सारे जो एसेट है, ये जिन लोगों के नाम आ रहे हैं ये कौन है, इनसे क्या ताल्लुक है। वो जो सारे सबूत सामने आ रहे हैं वहां पर ये कहते हैं कि जी मैं तो एक ढेले की करप्शन नहीं की। अच्छा, सवाल ये किया जाता है कि जनाब मियाँ साहब ये आपके खिलाफ सबूत हैं, ये आपके साथ चीज़ें, क्या कहेंगे। वो आगे से कहते हैं जनाब मैंने अपने दौर में 50 अरब रुपए के मनसूबे लगाए, आप उनका ऑडिट करवा लें, उनमें से 1 रुपए की करप्शन नहीं हुई तो मैं तो करप्ट हुई नहीं। अब मेरा मतलब सवाल A है, जवाब B है। दूसरा जवाब आएगा कि मैं तो कोई बिजनेस ही नहीं करता, वो तो हमजा करता है। हमजा कहेगा मैं नहीं करता, वो तो सलमान करता है। और यार जिस चीज़ का सवाल पूछा जा रहा है उसका सीधा डिटो जवाब दे दो कि ना एविडेंसेस है, ये झूठा इल्जाम है। वो कभी नहीं, वो आज तक नहीं दे सके। अच्छा, अभी एक और वीडियो भी आनी है और उस पर भी नून लीग की तरफ से बात कही गई है कि जी अभी एक वीडियो बाकी है। तो ये वही किरदार है नासिर भट्ट साहब गालिबन जो शुरू में जहाँ से ये मामला हुआ, बल्कि ये जो एक इस दौर का मामला है, वरना पीछे तो अगर देखा जाए तो जस्टिस यूम साहब और उस दौर में बहुत हुए फ़ोन, शहबाज शरीफ के भी, सेंटर सैफुर रहमान के भी। गुलाम मुफ्ती साहब, इसका हल क्या है? अब ये तो मुमकिन ही नहीं है कि कानून चूँकि इन्हीं लोगों ने बनाया है, यही कानून साजी करते रहे हैं कि अब ये तो नहीं कर सकती कि जी कोई भी ऑडियो आ गया है और उसका फिर सो मोटर लेती चली जाए, कोई तो आए कंप्लेंट करने। अब मसला ये हो गया है कि कंप्लेंट करने नहीं आते, वो नासिर भट्ट जो है वो बाहर चला गया, ओरिजिनल जो इनके पास डाटा है, कहाँ इन्होंने एडिट की, क्या किया, वो भी सामने नहीं आता। अब इसमें मैं देख रहा था कि ये जिस वेबसाइट पे खबर लगी है वहाँ सारे का सारा, इसमें अगर आप टैग्स देखें जो लगाए गए हैं वो सारे आर्मी के हवाले से हैं, सारे ही। आपको कम साकिब निसार मिलेंगे, आर्मी के हवाले ज़्यादा मिलेगा। तो ये तो एक ऐसे लग रहा है कि बाकायदा को टारगेट करना है इन्होंने। हल क्या है? क्या अदालत सुओ मोटो ले, जिस तरह बाबर डोगर साहब आप कह रहे हैं, शायद गुलाम साहब से अभी रब्ता हमारा फिर मुनक़ता हुआ है, तो बाबर साहब अगर सुओ मोटो नहीं लिया जाता, दूसरा हल ये है, मतलब अदालत को फोर्स तो कोई नहीं कर सकता, अगर वो नहीं लेते तो फिर कोई कंप्लेनेंट जाए, PMLN जाए ना। ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उनका केस लगा हुआ है, वहां पर जा कि ना ये ऑडियोज आई हैं और इससे वादे तौर पर साबित हो रहा है कि हमारे खिलाफ गलत है, वो इन्फ्लुएंस्ड है। और उसमें जो वो कहते हैं बाबर साहब के जब हम लेकर आते हैं तो उल्टा पड़ जाता है काम। अब देखिए ना, वो लेकर तो आए हैं ये बयान हल्फी, लेकिन उस पर तो उल्टा नोटिस हो गया तौहीन अदालत का। साहब मेरा मतलब है बयान हल्फी, खाली बयान हल्फी एक बंदा ये कह रहा है, उसका कहना ये काफी नहीं है ना। मतलब है कि वो जो भी कह रहा है उसको आप रेट कैसे करेंगे, किसको, उसके बाद एविडेंस क्या है, किस तरह से ये साबित होगा कि वो जज साहब ने जो एफिडेविट दिया है वो ठीक है, वो असली है। और उनकी स्टेटमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट का एविडेंस क्या है। मैं वो जिस जज के बारे में बात कर रहे हैं वो जज तो उस पैनल में बैठा ही नहीं हुआ, वो बड़ी अजीब बात है। वो पैनल ही कुछ और है और वो जज जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है, वो जज इस वक्त मरियम नवाज का केस सुन रहा है। बड़े अरसे से हम ये सुन रहे थे कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं कि ये केस डिले हो जाए, कम से कम 1.5-2 साल के लिए ये केस डिले हो जाए। अच्छा, अब एक जज ने 1.5 साल ये केस सुना, वो पूरा केस समझ गया। अब ये कोशिश था कि स्कैंडल सामने लेके आ रहे हैं ताकि वो पीछे हट जाए, नया जाए, वो
को समझने में उसमें टाइम लगे और 1 साल आगे गुजर जाए। ये क्या वजह है बाबर साहब कि जो भी इनका केस सुनता है उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। आप अरशद मलिक का देखें, उसके बाद अब देख लें जी जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, उनके हवाले से कहीं ना कहीं बना दें। साकिब निसार ने अगर इनके केस का कुछ किया तो उसके हवाले से ये सारा कुछ हमें नजर आता है। गुलाम साहब ये बताएं इसका हल क्या है? बाबर साहब कह रहे हैं जी अदालतें इसका खुद नोटिस ले लें, लेकिन इस तरह कोई भी फिर ऑडियो आ जाएगी तो फिर कहेंगे जी अदालत ने पिछला नोटिस लिया था इसलिए, या कोई कंप्लेनेंट सामने आए ताकि वो फिर ओरिजिनल अपना डाटा साथ लेकर आए कि ये विदाउट एडिटिंग है जी, ये बिल्कुल इसकी फोरेंसिक जो है वो सही हुई है, अदालत भी करवा ले। किस तरह से हल निकलेगा? कानून में तो उसामा साहब एक कहावत है कि वो ना मिसाल भी उसको कह सकते हैं कि एक कह रहे कि कुत्ता कान ले गया तो पूरा गांव जो है वो कान के पीछे भाग रहा था। बात ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ये तमाम चीज़ें कौन करता आ रहा है, कैसे करता आ रहा है, और किस तरह से जजेस के टेलीफोन और तमाम जर्नलिस्टों के टेलीफोन्स और तमाम अहम ओहदों पे फाइज लोगों के टेलीफोन्स ये रिकॉर्ड होते हैं। और उस रिकॉर्डिंग वक्तन फ़वक्तन ज़ाहिर है अगर ये तमाम इल्ज़ामात हम नून लीग के ऊपर धर दें तो उनकी भी तो ऑडियोज़ आई थी, उनकी भी मलक क़य्यूम साहब के साथ ऑडियोज़ आई थी, ये ऑडियोज़ भी आ गई हैं। तो बात ये है कि कौन ये चीज़ें निकालता है, कैसे ये उनके बेनिफिशरीज़ को देता है, और उसके बाद ये चीज़ें पब्लिक हो जाती हैं ताकि राय आमा को हमवार किया जाए। अब ये घर में तो बनाई हुई नहीं होगी डेफिनेटली, ये ज़ाहिर है अगर फैब्रिकेटेड है तो किसी न किसी जगह बैठ के इसको बनाया गया होगा। अव्वल तो ये है कि ये 2-2.5 साल पहले की मरीम नवाज़ साहबा के पास मौजूद है, इसकी फ्रांसिक भी करवाई उन्होंने। लेकिन बात ये है हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं हैं, ना तो उनका हिस्सा है जिन्होंने जारी की है, ना उनका हिस्सा है जिनके ख़िलाफ़ जारी की गई है। बात यह है कि शवाहिद की बिना पे हमने चीज़ों को देखना है। ये जो ऑडियो आई है इसको आप ये देखें कि इससे पहले रेलेवेंट एक हलफनामा जो है वो सामने आता है जी। और हलफनामे के बाद इमीडिएटली आपको ये सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। होता ये सारा 19 के बाद है, उससे पहले नहीं होता। उसके बाद से हम 3-4-5 रोज से ये देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें एक एक करके जो है वो सामने आ रही हैं। फिर ये है कि अभी कहा जाता है कि अगर अभी भी लोग नहीं मानेंगे या अभी जो इतराज़ात करेंगे तो फिर उनके लिए इससे बड़ा सबूत जो है वो दिया जाएगा। अगर उस पर भी नहीं मानेंगे तो फिर उससे बड़ा सबूत दिया जाएगा। अच्छा। तो यानी कि उन्होंने कहा कि आप जितने भी लोग ये इस तरह की बातें कर लें सबूत कि ये सबूत तो तब कहलाएगा जब ये अदालत में जाए, ये एडमिसिबल इन एविडेंस हो। ये तो अब ये सोशल मीडिया में खेल है सर। मेरी अर्ज सुने, बात ये है कि हम तो किसी के साथ नहीं हैं। हम तो, मेरा तो कोई काम नहीं है कि मैं एक शख्स को डिफेंड करूं तो एक दूसरे के जो है वो उसके खिलाफ मैं हो जाऊं, इस तरह तो नहीं है। दोनों एक जैसे हैं, फ्रीकैन। उन्होंने उठाई बात, अब बात उठाई है तो वो ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने नोटिस लिया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो फौरी तौर पे इसको, इस रिकॉर्डिंग को भी हिस्सा बना लें उसी केस का जिसमें हलफनामा दाखिल हुआ है। कैसे हिस्सा और इसको मुझे बताएं, क्या अहमद नुरानी आएगा, वो ओरिजिनल अपना हिस्सा बनाया जा सकता है? कौन सी डिवाइस पर ये रिकॉर्ड हुआ है? देखिए जी, क्योंकि पहले भगा दिया था सर को, पहले भगा दिया, उनको लाना चाहिए था उस शख्स को, लाते कि ये डिवाइसेस हैं, ये कानून में मौजूद है, अदालत कानून के बगैर। देखिए अदालत जिसको चाहे, ये एक पीस ऑफ एविडेंस है, ये ऐसी बात नहीं है, ये एडमिसिबल है और कानून शहादत पाकिस्तान के मुताबिक एडमिसिबल एविडेंस है ये। और इसको अगर अदालत जो है वो इसको चेक करवाती है और इसको वो सही गर्दानती है तो इसके हवाले से वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि एडमिसिबल नहीं है। तो अगर एडमिसिबल है किसी भी हवाले से, इस तरह के इससे 20 पहले केसेस मौजूद हैं जहाँ पे इन बिटवीन केस चल रहे होते थे, शहादतें आई हैं और उन शहादतों को कबूल किया गया है, उन शहादतों की बिना पे फैसले हुए हैं। तो ये इसी तरह से अभी ये अगर इस तरह की बातें पहले जो बाहर भागे ये वो नहीं आ रहे चल रहे हैं, अब अगर तो हम लोग हाईकोर्ट ले लेती है, हम दोनों फ्री कैन के
दोनों फ्री कैन के पीछे क्यों पड़ जाते हैं? हमें क्यों अंदाजा नहीं होता सरकार कि के बनाने दोनों वाले फ्री कौन कैन नहीं है। एक बनाया तरफ किसने एक है? तरफ कोर्ट है, आप कोर्ट पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये आम आदमी नहीं कर सकता। कोर्ट मेरा नहीं है। सर सुप्रीम देखिए, कोर्ट जस्टिस साकब निसार कोर्ट नहीं है सर जस्टिस साकब निसार कोर्ट नहीं है। आप हाई कोर्ट पे इल्जाम He's no लगा रहे more. हैं, आप वो उस जज पे इल्जाम लगा रहे हैं कि जनाब तुमने फैसला साबिक दबाव में चीफ दिया जस्टिस है। थे, वो साबिक चीफ जस्टिस थे, अभी वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। और ये अगर उनके होते हुए अगर कोई ऐसी बात हो तो जो अभी फर्ज करें, अभी आप हामिद खान साहब की मुख्तलिफ जो बातें हैं वो सुन ले। मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की हुई हैं हामिद खान साहब ने, जी। और अभी रिसेंटली की वो हैं। तो सर महज इल्जाम है। अभी उनको बुलाएं फिर। फलां केस जल्दी क्यों नहीं लगाया? ये सर तो एक यही तो सीनियर वो कहे जी फलां केस जल्दी क्यों नहीं लगाते? फलां जो यहाँ तो एक शख्स केसेस ऐसे हैं, मैं आपको बता दूंगा सर, एक सालों शख्स पुराने जिसकी केसेस सारी लगी नहीं गए। जिसकी सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजरी है, एक शख्स जिसकी सारी जिंदगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुजरी है, उसकी ऑब्जर्वेशन को आप ऐसे ही कह देंगे? नहीं। अच्छा गुलाम उसकी साहब, observation को आपको अगर अहमियत शरीफ देनी खानदान मनी ट्रेल दे दे, ये सारा कुछ खत्म नहीं हो जाएगा? मेरा मसला नहीं है शरीफ खानदान से मनी ट्रेल लेना। ये अभी इस वक्त बात हो रही है ऑडियो टेप की जी। इस हवाले से देखें, अदालतें मौजूद हैं, अदालतें ही अदालतें नोटिस उनको दें। बुलाएं, अदालतें उनसे पूछें। ठीक है, अभी भी चलें। नैब को वो कह रहे हैं कि नैब वाले कह रहे हैं कि ओके। हम अभी आपको नहीं बता सकते कि इसके मालकान कौन थे, हमारे पास उसके चलें। डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो नैब अगर ये चीजें खटी नहीं कर सका तो फिर किस लिए केसेस बनाए सर गए इस दफा तो अभी ये सारी चीजें सामने आने वाली हैं। जजमेंट फिर नून और लीग ने ले गुलाम लिया। रजा साहब अच्छा सर, बहुत अगली सारी खबर चीजों पे है, सवाल सर ब्रेक उठता है। है। यहाँ पर तो मैं रोज प्रोसीडिंग देखता रहा हूँ, सर, ब्रेक आ सवाल कुछ जाएगी। होता है, जवाब कुछ होता है। आज तक ये किसी चीज का सीधा तो अच्छा जवाब अगली दे खबर, नहीं सके। अगली खबर सर आप आ जाते हैं ये तो एक इसी कानूनी केस मामला में हो बनता रहा है। जा रहा है, देखते हैं मुझे इस ये पर सर बताइए अदालतें कि ये नोटिस सिर्फ लेती नहीं। एक इसी केस में हो रहा है। तो अच्छा। फिर सर मेरा मतलब ये है कि ये जज सिर्फ को आप इसी जवाब केस तो में तो नहीं सीधा हो ना रहा। दें। कतरी आप- लेटर आपको कबूल है कि वो लाखों कतरी केसेस- लेटर जो कि ना वो सारा कुछ तोता डॉक्टर मेरा साहब- कहानियां। मुझे एक बात है, ये कहते हैं जी डॉक्टर साहब- 2006 में हेवनफील्ड का फ्लैट खरीदा, पूरा पाकिस्तान जानता है कि 94 में बाबर खरीदा। डॉक्टर सर आपके ब्रेक आ पास वो भी जाएगी। तो एविडेंस अच्छा सिर्फ मेरे पास मैं भी बाबर तो डॉक्टर कुछ सर साहब- तीन मिनट है। आप बाबर चीजों को डॉक्टर अच्छा बता साहब- दे रहे हैं। तीन मिनट है। 3 मिनट में मुझे एक और खबर जो है उसको और बताना है। अगर डॉक्टर साहब सुनिए। उसको ना माने बाबर तो फिर डॉक्टर उसके साहब खिलाफ छोड़ दें। वीडियो टेप्स लिए हैं, इस तरह अच्छा, को सुन लें। स्टेबलाइज करना सर शुरू टाइम कर ही दें। नहीं चले गुलाम मेरी साहब बात सॉरी। सुनिए। साहब इस तरह तो कोर्ट अच्छा, चले, एक सेकंड, चले, एक जुमला सर बोले। मुझे- मैं आपको- कोई ना कोई ऑडिट बाबर करके डॉक्टर वीडियो साहब मुझे ये निकालेगा बताएं, और नई चीज चला देगा। क्या एक केस है? अच्छा, यहाँ सर- पे लाखों केसेस हैं। चलें इस पर सर कल जो- फिर बात कर लेंगे जो सर, ये इसी ऑर्डर तरह से आती रोजाना रहनी है। चलते हैं। ये अभी ये भी सिलसिला यही तरह से चाहते हैं, ये भी ये चलते हैं। चाहते हैं अच्छा, कि अगली ये खबर, सोशल जरदारी केस साहब के चलता खिलाफ रहे। केस था। देखिए जरदारी नहीं, साहब के 2023 तक खिलाफ है ये केस था, वो 17-18 साल चलता रहा। जरदारी साहब के खिलाफ केस था, 17-18 साल चलता रहा। खुदा की कसम, इस अदालती जो निज़ाम है इसके हवाले से मुझे कहना, मैं आपको बताऊं, मेरा कज़न कत्ल हुआ लाहौर में और वो शख्स बरी हो गया बाइज्जत। ये है इंसाफ आपका। ये एक नहीं, आप जिस घर में चले जाएं वहां आपको ये कहानी मिलेगी। बहुत से बिल्कुल इस तरह से भी ये सर तो कई मिसालें लाखों होंगी। अच्छा अगली करोड़ों खबर लोग सर लॉन्ग यही मार्च, इंसाफ हो रहा है यहाँ पे। लॉन्ग मार्च लेकिन सर उसकी बुनियाद पे हमारे को तो नहीं ना बाबर कह साहब सुन सकते, लें। उसकी बुनियाद पर ये तो नहीं कह सकते कि जो भी फैसला आया वो गलत था, मैनूवर था। अच्छा चलें हम अभी बात करते हैं लॉन्ग मार्च की। लॉन्ग मार्च के हवाले से ये बताएं गुलाम रज़ा साहब कि फैसला होने लगता है फिर मुलतवी हो जाता है। अब फिर मौलाना कह रहे हैं जी इस्तीफ़ों के साथ लॉन्ग मार्च, कोई डेट सामने नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा, इस्तीफ़े लगाएंगे तो पीपल्स पार्टी नहीं आएगी। तो ये तो मुझे लगता है कि मुतालबा ही है बस 2022 में इलेक्शन हो जाएं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगले साल भी यही होता रहेगा, बैठते रहेंगे, डिसाइड करते रहेंगे कि अच्छा तब करेंगे, कब करेंगे, ये जलसे ही होते रहेंगे, रैलियों और जलसों तक रहेगा काम। इजलास अभी इनका जारी है। अभी इजलास के ख़ात्मे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, शायद हमारे प्रोग्राम के दरमियान में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाए और जो फैसले किए जाएंगे उसका बाकायदा जो है वो बताया जाएगा। अच्छा, जो बातचीत अभी तक हुई है उसमें मौलाना फजल रहमान जो हैं वो बार बार एक ही बात के ऊपर उनका एम्फसाइज़ है कि एक तरफ लॉन्ग मार्च और दूसरी तरफ फौरी तौर पे इस्तीफ़े, वो इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी सामने रखे हुए हैं। तो इसके ऊपर आज ज़्यादा जो इनकी बातचीत चलती रही है वो पीडीएम के हवाले से ये होता रहा, ये बड़ा जुर्रत का फैसला, तो लॉन्ग मार्च किया जाए जी ये। लेकिन इस जुर्रत के लिए फिर आपको पता है ना कि बाकी सियासी पार्टियों में भी वो तड़ होनी चाहिए कि वो ये फैसला ले सकें।
मौलाना फजल रहमान तो शायद ले लें ये फैसला, अच्छा। लेकिन बाकी पार्टियां जो हैं वो सर, ले उनको सकती किसने हैं, रोका नहीं है? ले सकती। वो खुद पीपल्स पार्टी यही तो तंज करती है, यही तो वो फिर कहती है आज कि हाँ आज ये कह रहे हैं ना कि वो फैसला ले लें, आज हम ये कह रहे हैं कि वो फैसला ले लें, कल वो अगर फैसला ले लेंगे तो हम कहेंगे जमहूरियत को जमहूरियतदारों ने डीरेल कर दिया, सियासतदानों ने डीरेल कर दिया, यहाँ कोई और एडवेंचर हो जाए तो हाँ जी बेटे से कहें आज निकल आए, उनको वो कौन रोक सकता है? क्यों कोई कहेगा ठीक है, तो ओपिनियन है ना, ये ओपिनियन यही होगा कि ये पार्लियामेंट की बात करते हैं और पार्लियामेंट को बुलडोज करते हैं, पार्लियामेंट से इस्तीफे देते हैं। सर इस तरह तो नहीं है कि खान साहब ने जिस तरह से इस्तीफे दिए थे, खान साहब ने इस्तीफे दिए थे और कितना अरसा 4 महीने इस्तीफे रखे और उसके बाद फिर जाके फिर तनख्वाहें भी ले ली और उसके बाद फिर साथ बैठ गए। तो वो इस तरह के इस्तीफे कह रहे हैं कि इस तरह के मुर्जा साहब वो कह रहे हैं कि इस्तीफे इस तरह के नहीं देंगे, मंजूर करके इलेक्शन कमीशन को दे देते। वो कह रहे हैं कि इस तरह के इस्तीफे हमने नहीं देने, अगर देंगे तो फिर पूरी तरह से देंगे, तहरीक इंसाफ की तरह के इस्तीफे हम नहीं देंगे। सर उन्होंने इस्तीफे स्पीकर को दिए ना, या सादिक से पूछे कि वो इस्तीफे मंजूर करके क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए, क्यों उन्होंने अपने पास रखे? सर नून लीग ने भी 2 इस्तीफे दिए थे, ऐसी बात नहीं है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब ने दिया था और सफदर अवान साहब के बड़े भाई ने इस्तीफा दिया था और वो फिर पता नहीं कैसे पहुंच गया था, वो फिर उन्होंने मिन्नत समाजत की थी। मुझे पता है कि मरीम नवाज साहब तक वो पहुंचे थे और उसके बाद 2 इस्तीफे जो है वो स्पीकर तक पहुंचे, बाकी जो थे वो मरीम नवाज ने अपने पास ही रखे थे। अच्छा, तो ये पहुंचा दिए और वो बेचारे मिन्नत समाजत करते, बाद में मिन्नत समाजत करते रहे कि साढ़े वापस दे दियो। अच्छा बाबर साहब ये क्या क्यों नहीं इस तरह होता कि भाई पीपल्स पार्टी को छोड़ें, इस्तीफे दे दें कि जी देखिए हमने इस्तीफे दे दिए क्योंकि पार्लियामेंट जाली थी, या कुछ तो ये डिसाइड क्यों नहीं हो पा रहा कि क्या करना है? 3 साल हो गए हैं, मौलाना साहब निकल आए थे बेचारे, उसके बाद से वो इनको मनाने की कोशिश करते रहे हैं, तो अभी तक डिसाइड नहीं हो रहा कि लॉन्ग मार्च होगा भी या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, किस तरह से आगे चलना है। बस ये है कि 2022 में इलेक्शन करवा दो। समझ साहब मसला ये है कि इनकी नीयत भी नहीं है, ये इनफैक्ट कहीं और देख रहे हैं कि शायद हमें कोई इशारा मिले, कोई पॉजिटिव जेस्चर मिले, शायद कोई एम्पायर हमारे हक में कोई उंगली खड़ी करे और मैं कहे जनाब ठीक है तुम गेंद करवाओ, मैं आउट दे दूंगा। इनको तो 20 नवंबर का इंतजार था, उसके बाद सरकार मेरी बात सुने, मैं वही ये कह रहा हूँ कि ये ऊपर से ये सारा कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर बड़े तकरीरें की जाती हैं, जर्नैलों के खिलाफ बातें की जा रही हैं और फिर देखते भी उन्हीं की तरफ हैं कि जनाब हमें इजाज़त है, हम लॉन्ग मार्च कर लें, कुछ करेंगे आप हमारे लिए। सर सामा साहब अगर देने हैं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च करें, जाए इस्लामाबाद, क्यों नहीं जा रहे, किधर क्यों इधर उधर देख रहे हैं, क्यों ये एक एम्पायर का इंतजार कर रहे हैं? अच्छा चलें जी, अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे IMF से मुआहदे की, क्या कुछ महंगा होने जा रहा है, ये IMF का मुआहदा पाकिस्तान के हक में है या पाकिस्तान से इसको नुकसान होगा। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला मैं देख रहा था कि मुशीर ख़जाना जो कहा जा रहा है करीब अब वज़ीर ख़जाना दोबारा बन जाएंगे क्योंकि सेनेट से उनको लाने की पूरी कोशिश हो गई है। इस्तीफ़ा भी सेनेटर साहब का एक आ गया है जहाँ से कहा जा रहा है उनको इलेक्शन में हिस्सा दिलवा कर और फिर सेंटर बनवा कर उनको वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा शौकत तरीन साहब को। शौकत तरीन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी के हवाले से और उसमें कहा जी शेर आया, फिर कहा जी मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा। IMF के बारे में बहुत पूछा जाता था जी कि इनसे मुआहदा हो रहा है नहीं हो रहा, तो मैं कहता था कामयाब हो जाएंगे, तो जनाब हम कामयाब हो गए हैं। लेकिन शराइत जो सामने आई हैं ख़ुद उन्होंने जो बताई हैं इंतहाई सख्त हैं। 30 रुपये पेट्रोल लेवी बढ़ानी है, 30 रुपये हर लीटर पर अब पेट्रोलियम लेवी देनी पड़ेगी। और इसमें एक ख़बर ये भी है, इसको मैं कह रहा था कि जनाब एक कम बुरी खबर कहें या आहिस्ता आहिस्ता झटके देने के लिए 4 रुपये हर महीने अब पेट्रोलियम लेवी की मद में बढ़ाए जाएंगे जब तक 30 रुपये नहीं हो जाएंगे। उसके बाद ये खबर भी है कि जी बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी और इसमें कुछ दिन अभी बाकी हैं, चंद हफ्ते बाद ये सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। इसके बदले में IMF हमें $1 अरब से ज़्यादा देगा, उसके प्रोग्राम में हम शामिल हो जाएंगे। 12 जनवरी को हतमी मंजूरी होनी है। हमें जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तरक्याती प्रोग्राम, उसको कट करना पड़ेगा, कम से कम 200 अरब रुपये वहाँ से कम होंगे। टैक्स जो है 5,829 अरब रुपये इकट्ठा करना था, अब टारगेट बन गए 6,100 अरब रुपया। तो लिहाजा अब बाबर साहब इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। IMF के प्रोग्राम में सब कह रहे थे, चाहे मुखालफीन है चाहे हुकूमत में है, कि इसमें तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन IMF की जो शराइत हैं वो बड़ी सख्त है
माहिरीन ये कहते हैं कि ये सख्त शराइत इस वजह से भी हैं कि इमरान खान साहब ने जो डू मोर कहा था, जो अफ़गानिस्तान का मामला है उस पर हम उस तरह अमेरिका के साथ नहीं चले, तो ये भी एक रोल है, कोई माने ना माने, कि IMF ने इतनी ज़्यादा सख्त शराइत रखी हैं। उसामा साहब, जितनी करप्शन इस सेक्टर में हो रही है ना, इतनी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कहीं और करप्शन नहीं हुई। खरबों रुपए की करप्शन हो रही है। मैं IMF को क्यों रहूं, मैं IMF की बात क्यों करूं? क्या मेरा अपना घर ठीक है? आप NTDC की मैं आपको बात करा देता हूं। NTDC का क्या वो पीछे से जहाँ से बिजली जनरेट हो रही है उसकी तरसील है तुम्हारी सारी डिस्कोस तक, ये NTDC करती है। जी। NTDC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो देख लें, जितनी IPP है उन सब के नुमाइंदे उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हैं। अभी पीछे उन्होंने उसका एक जो चेयरमैन रखा, वो चेयरमैन जो है उसकी हायरिंग के लिए सारी दुनिया में इश्तिहार दिए गए, बाहर से एक बंदा बुलाया गया, $15,000 उसको सैलरी दी गई, उसकी सिलेक्शन का के लिए जो मीटिंग की गई उसका बिल 1.5 करोड़ रुपया था। जो उसकी सिलेक्शन के लिए मीटिंग की गई उन मीटिंग का बिल 1.5 करोड़ रुपया था। और उसके बाद वो 3 महीने के बाद 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके उसको रखा गया। 3 महीने के बाद उसे कहा गया अब तुम इस्तीफा दे दो। उसके बाद एक नया बंदा इंतहाई जूनियर जो नाअहल है, जो बिल्कुल कॉम्पिटेंट नहीं है, उस बंदे को जनाब एक फेडरल मिनिस्टर के बाप की रिकमेंडेशन पर उसका चेयरमैन लगा दिया गया। ये आप इस दौर की बात कर रहे हैं? मैं अभी आज की बात कर रहा हूं। पहले ये मामला 2 दफ़ा कैबिनेट में आया, 2 दफ़ा कैबिनेट में उस पर ऑब्जेक्शन लगे। अल्टीमेटली उसी बंदे को जिस पे ऑब्जेक्शन कैबिनेट लगा रही थी उसी को हायर कर लिया गया, उसी को रख लिया गया। वो बंदा जो कि 2 महीने के बाद रिटायर हो रहा है, उसके बाद वो एक्सटेंशन पे चलेगा। अब उसामा साहब, जब आपके अपने घर में अरबों रुपए की करप्शन हो रही है, 3,000 अरब रुपया जो है वो आपका सर्कुलर डट चला गया है। जो सर्कुलर जिन्होंने देना है उनके नुमाइंदे जो है वो NTDC में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हुए हैं और वो सारे IPP जो है उनका जो इंटरेस्ट है उसको वॉच कर रहे हैं। करप्शन की गढ़ वो सारी जगह बनी हुई है। प्राइम मिनिस्टर की नाक के नीचे सारी करप्शन हो रही है और आप अंदाज़ा लगा लें कि ताकतवर हैं वो अरबों रुपया वहाँ से कमा रहे हैं लीगली, और वो अवाम जो है उसका जो है वो जनाब जीना दोबर किया जा रहा है। कल मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ आऊँगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखूँगा, एक एक चीज़ रखूँगा, इन सबको नंगा करूँगा कि किस तरह से अरबों रुपया वहाँ से लूटा जा रहा है और दूसरी तरफ से जनाब कह रहे हैं कि लाइन लॉसी पे हमारा कंट्रोल ही कोई नहीं है और जनाब ये जो है ये बिजली दौर नहीं है। इनके गरीब अवाम जो है उसका गला दबा दो और ऊपर जो माफियाज बैठे हुए हैं उनकी प्रोटेक्शन ऊपर जो है वो कैबिनेट कर रही है और मिनिस्टर्स कर रहे हैं। अच्छा, आज इमरान खान साहब बड़े खुश हैं क्योंकि गुलाम नबी साहब ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम एक लाया गया है पाकिस्तान में। FBR की तरफ से इस पर बहुत तवील गालबन 10 ट्वीट्स हैं वो की गई हैं कि जी फाइनली हम ले आए हैं। 15 साल से इसकी कोशिश हो रही थी, नहीं लाया जाता था। अब ये सिस्टम इस तरह है कि सीमेंट है, चीनी है, सिगरेट है, तो ये कितनी जा रही है, कितनी मिकदार में बोरियां या जिस तरह भी, तो कोई भी नहीं था। मसलन 100 यूनिट आया जी, 60-70 हमने बेचे हैं, बाकी जनाब दूसरा खाता एक बनाया हुआ है। चीनी में भी इस तरह था। अब ये हो सकेगा, ये बाकायदा एक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम होगा, हर बैग के ऊपर एक बाकायदा कोड होगा और उसके जरिए आप उसको ट्रेस कर सकें कितनी बनी मिकदार में कितना गया। तो इससे अरबों रुपया टैक्स इकट्ठा हो सकेगा। अब इमरान खान से भी कह रहे थे टैक्स इकट्ठा किए बगैर कोई चारा नहीं है। तो इस तरह अगर किया जाए तो शायद हम ये 6,100 अरब रुपए का टारगेट अचीव कर लें, और अगर अगले कुछ महीनों में हम टारगेट से आगे चले जाते हैं FBR, तो ये शराइत जो IMF की हैं ये अगर कुछ नरम हो गई तो ही लोगों को कुछ मिल सकता है। वरना हमारी टीम के बंदे कह रहे थे कि जी यहाँ तो लोग भूखे मरना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है बहुत अच्छा सिस्टम है। इसी तरह से ये जैसे कहा जा रहा था कि EVM जो है हम लाना चाहते हैं और ले आए। आपके पास इसी तरह की एक मशीन है जो हर पेट्रोल पंप के ऊपर लगी हुई है। आप पूरे इस्लामाबाद, पूरे रावलपिंडी, पूरा लाहौर, गुजरांवाला, बावलपुर, पूरे पंजाब में हर जगह पूरे मुल्क में चले जाएं, मुझे सिवाय 1% पंप्स के आपको पैमाना पूरा नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप जिधर मर्जी जाके चेक कर लें, या आपको वो जो मिकदार है अगर वो पूरी है तो आपको जो उसकी मिक्सिंग है उसमें फ़र्क होगा। हम यूरो 2, यूरो 3 पे लोग चल रहे हैं और हम कौन से फ्यूल्स के ऊपर चल रहे हैं। तो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मैं ये नहीं कि मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरह से हमने पेट्रोल पंपों की मशीनरी को आगे पीछे कर लिया है, ट्रेस एंड ट्रैक सिस्टम जो है
वो भी ऐसे ही, वो वज़ीर आज़म साहब को ब्रीफिंग देते हैं, वो सीधे आदमी हैं, वो कहते हैं बस ठीक है जी, अब इंशाल्लाह 10,000 अरब हम इकट्ठा कर लेंगे। पता चलता है कि पहले से भी 500-700 अरब कम हो गया है। ये जितने भी आप सिस्टम लगाते जाएं, आप ये देख लें कि जब भी कोई FBR का चेयरमैन ऐसा आता है जो स्टेक होल्डर को साथ बिठाता है, जो उनको एतमाद में लेता है और उनको टारगेट बता देता है कि ये टारगेट है, वो फिर अगर वो तमाम डिसाइड कर लें आपस में बैठ के कि हाँ ठीक है जी आपका टारगेट पूरा होगा, तो वो 200-400 अरब ज़्यादा ही हो जाता है, टारगेट से ऊपर चले जाते हैं। अगर आप ये करते हैं कि हर अदारे में, आज भी मुझे ये बताएं कि लोगों को नहीं पता, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तो ऑलरेडी वो लगा हुआ है। हर बड़े आपके कारखाने में एक्साइज का एक बंदा बैठा हुआ है, वो गिन रहा है कि कितने ट्रक बाहर निकल रहे हैं, वो रजिस्टर में एंट्री कर रहा है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम तो उसने एक और तब हमें फायदा देगा सर, जिसमें वो एक और चीज की एंट्री करता है, वो नोटों की एंट्री इसमें चली जाती है, तो फिर तो उसने जो मर्जी रजिस्टर में लिखवा लेना। देखें बात ये है ना कि मशीनों के ऊपर, मशीनें चलानी किसने है, मशीन को आगे पीछे कौन करेगा, वो बंदों नहीं करना है। और उसके अलावा आपको ऐसे नहीं पता चलता कि एक अगर घी मिल जो है 1 लाख टन वो ऑयल मंगवाती है अपनी एक मिल के लिए, आपको पता है कि 1 लाख टन से वो कितना ऑयल बना के बाहर निकालेगी। जिस वक्त वो ऑयल लेके आते हैं उसके उसी वक्त उनके ऊपर ड्यूटियां और सेल टैक्स और बाकी सारी चीज़ें इम्पोज कर दी जाएं कि भाई अब इसको आप डंप करो या रखो, ये क्योंकि एंड कंज्यूमर ने तो भरना है उसको। सर जी बिल्कुल ठीक है, क्या वो खजाने में जा रहा है, नहीं जा रहा है, तरीके हो सकते हैं, किसी और के नाम पर मंगवा लिया थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो पेट्रोलियम लेवी का मैं देख रहा था सर कि 4 रुपये हर महीने अब बढ़ाना है इसको, पेट्रोल सर 150 पर तकरीबन पहुंच चुका है। अब इसमें एक ही चीज़ है कि दुआ की जाए कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बहुत नीचे आ जाएं, बिल्कुल ही ऐसा कुछ स्लम्प सा आ जाए, तो तभी कोई रिलीफ मिल सकता है कि यानी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी नीचे चली जाए कि पेट्रोल में अभी 30 रुपये भी कर दें तो शायद ये 150 ही रहे या 160-170 पे मिल जाए, वरना ये तो ये गुलाम साहब हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी। ये डाउन ट्रेंड चल रही है, अभी भी डाउन है और आने वाले दिनों में भी डाउन ट्रेंड है। जो मार्केट्स हैं ओपेक भी और डो भी वो बता रही हैं कि अभी ट्रेंड जो है वो राइजिंग नहीं है बल्कि डाउन ट्रेंड चल रहे हैं। पिछले महीने की निस्बत इस महीने में जो पिछले 6 रोज़ा या 15 रोज़ा आप कह लें कि वो उसकी निस्बत ये जो आखिरी 15 दिन है इसमें डाउन ट्रेंड चले हैं, लेकिन वो बता दिया गया है कि अगर डाउन ट्रेंड भी चलेंगे तब भी आवाम को कम नहीं मिलेगी कीमत। आवाम के लिए वो इस तरह से होगा कि अगर पैसे कम मिले हैं तो लेवी बढ़ती जाएगी और लेवी 30 रुपीज़ तक ले जाई जाएगी। अब बताएं कि 30 रुपये पर लीटर आप लेवी लगा दी आपने और उसके अलावा भी टैक्सेशन उसके ऊपर मौजूद है, जीएसटी भी है, तो आवाम का कंज्यूमर नहीं निकलेगा तो क्या होगा। इसी तरह से यही जो फर्नेस ऑयल है या दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी जाती हैं मुख्तलिफ कारखानों में, IPPs इस्तेमाल करते हैं। फिर ये गैस के रेट्स आप देखें वो भी इसी तरह से बढ़ रहे हैं। बिजली महंगी हो रही है सर, डेफिनेटली उससे बिजली महंगी होगी। अगर बिजली महंगी होती है तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। वो तो पहले ही हुकूमत ने ऐलान कर दिया है, वो आपको उस तरह से बिजली मजीद 2 रुपए फी यूनिट में वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, बिजली परफॉर्म नहीं कर सकेंगे एक्सपोर्ट्स यूनिट्स। तो आपका देखें ये सर आखिर में मैं आपको अर्ज कर दूं, ये 50 रुपए यूनिट तक जाना है, ये आप देख लीजिएगा, और डॉलर के साथ पैरिटी में आना है। आप काफी दिनों से बात कह रहे हैं का, और मुझे ये मानना पड़ेगा कि मामला उससे जा रहा है, हालांकि सुनकर मेरा दिल डूबता रहा है और मैं हर वक्त कोशिश करता था कि ना ऐसी बात करें ना करें, लेकिन ये तो वो 200 का आप कहते थे पेट्रोल उस तरफ जाएगा, डॉलर भी आप उसी तरफ कहते थे, यूनिट का भी आप इसी तरह कह रहे थे, तो वो तो मामला उस तरफ जाता नजर आ रहा है। हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अभिनंदन को भारत ने अवार्ड दिया है, पूरी दुनिया इस पर मजाक उड़ा रही है कि ये क्या हो रहा है, इन्होंने मजाक बना कर रख दिया है, यानी झूठ की भी कोई हद होती है। तो दुनिया में इतनी जग हसाई इनकी हो रही है लेकिन कोई शर्म फिर भी नहीं आ रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला, अब पता चला।
भारत ने अभिनंदन को अपना तीसरा बड़ा एजाज़ दिया है वहाँ पर, और इस पर बहस इसलिए हो रही है, मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है क्योंकि वो इस वजह से जी उसने पाकिस्तान का F-16 गिराया था जी फरवरी 2019 में। अब ये इसलिए अजीबोगरीब बात है कि भारत को उस चीज़ का बखूबी पता है और ये चीज़ कोई नहीं छुपा सकता। उस वक्त ये फैक्ट सामने आ गए थे कि कोई पाकिस्तान का जहाज़ नहीं गिराया गया। हाँ, भारत ने खुद भी एक गिरा लिया था और फिर कहा कि जी ये कोई यहाँ आकर किसी ने गिराया, वो भारत के अंदर ही कहीं गिरा था, वो भी चीज़ सच साबित हुई। तो ये लंदन को पाकिस्तान इसको गिरफ्तार किया, मलबा जहाज़ का वो भी हमारे पास मौजूद है, उसमें जितने भी मिसाइल असला होता है वो वहीं का वहीं, तो इसने फूकों से पता नहीं गिराया था, किस तरह किया था। फिर इंटरनेशनल जो कंपनी है, अमेरिका है, उन सब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की थी। यानी मुआहदे के मुताबिक वो आकर देख सकते हैं F-16 जनाब कितने हैं पाकिस्तान के पास हैं, सभी मौजूद नहीं। उनका जी बिल्कुल सारे के सारे जितने हैं पाकिस्तान के पास वो मौजूद हैं, कोई भारत नहीं गिराया। भारत में बैठ कर माहिरीन बताते रहे। तो बाबर डोगर साहब, फिर ये इस तरह क्यों होता है कि झूठ, फरेब, दगा ये अपनी कौम को, सिर्फ अपनी ऑडियंस को देने के लिए इंटरनेशनली तो नहीं है इसको साबित कर सकते? उसामा साहब, सारी दुनिया भारत पे हंस रही है, भारत का मजाक उड़ा रही है। मुझे तो हैरानगी है कि इस दौर में, ये 21वीं सदी में भी इस तरह हो सकता है, इससे बड़ा लतीफ़ा क्या होगा। मेरा मतलब है कि जो जहाज़ था इंडिया का वो MiG-21 त्यारा था, ये रशियन मेड त्यारे हैं। ये इंडिया ने 65 में रशिया से ख़रीदे थे। अब तो इस तरह के त्यारे मार्केट में मिलते ही नहीं हैं। दूसरी तरफ F-16 जो है वो 85 में ये आए, ये लेटेस्ट वर्जन है। अभी F-16 जो है उसकी बड़ी मांग है। ये हो सकता है कि MiG-21 F-16 को गिरा दे और अमेरिकन सुकून से बैठे रहें, देखते रहें। वो अमेरिका में तो तूफ़ान आ जाएगा, आंधी मच जाएगी। अम्मा साहब, वो उनके लिए तो वो तो पाकिस्तान पे वो सारी उम्र के लिए उस पायलट पे बैन लगा देंगे, पाकिस्तान के पायलट पे बैन लगा देंगे कि एक लेटेस्ट वर्जन का त्यारा जो है वो MiG-21 ने गिरा दिया, जिसकी मिसाइल रेंज ही कुछ नहीं है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान F-16 त्यारों का पूरा ट्रैक अमेरिका रखता है, कौन सा त्यारा है, कहाँ पर है, कितने हैं, उनकी मेंटेनेंस अमेरिका जो है उनको वहाँ से करवाई जाती है। ये पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि एक त्यारा गिर जाए, तबाह हो जाए। मुझे एक बात बताएं, कहीं ना कहीं तो उसकी डेब्री, उसका जो मलबा है वो कहीं गिरा होगा, बता दें कहाँ पे गिरा है। हाँ, अगर पाकिस्तान के चंद दरख्त गिराना इतने बड़े एजाज की बात है, पाकिस्तान से चाय पीना इतने बड़े एजाज की बात है, तो मुझे लग रहा है कि इंडिया से बारियां लग जानी है, लाइनें लग जानी है बॉर्डर पे कि जनाब हमें भी ज़्यादा दें, हम जाएं वहाँ पर जाके जनाब चाय पिए, नया पैंट कोट ब्रांडेड हमें मिलेगा और पहन के हम बॉर्डर के रास्ते से वापस आ जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, आप चक्रावीर देते जाएं, हम आपको चाय भी देंगे, नया पैंट कोट भी देंगे। हाँ, आपने जो हमारे दरख्त गिराए हैं वो आगे देखिए, लाहौर में इतनी स्मोक है और पाकिस्तान में इसके हवाले से बड़ी हमें है, आप वो दरख्त ना गिरवाएं, उसके बगैर ही आ जाएं, उसके बगैर ही हम आपको ये वीर चक्रा जो है ये अवार्ड आपको मिल जाएगा, अगर उसका क्राइटेरिया यही है। अच्छा, अभी गुलाम साहब फिल्में भी बननी है वहाँ पर कि इसने पता नहीं, और अभी फिल्म बनने तक पता नहीं है कोई 10-15 जहाज ना हो जाए कि क्या क्या इसने कर दिया था। ये तो अल्लाह का खास करम हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि ये यहाँ पकड़ा गया, सारे दुनिया ने देखा, सब कुछ था, वरना भारत ने पता नहीं क्या कुछ बना देना था खुद से ही। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, और ये सिवाय इसके कि भारत ने अपना मजाक पूरी दुनिया में ख़ुद उड़ाया है, ये जो भी प्रोडक्ट्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स होती हैं, जिस भी मुल्क के पास उस प्रोडक्ट का जो उनकी IP होती है वो उनका पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। चाइना की जो डिफेंस प्रोडक्शंस हैं वो उनके पास हर तरह का रिकॉर्ड है कि कहाँ कहाँ कितने कितने तैयारे उन्होंने दिए हैं और किस तरह के इस्तेमाल में हैं। किसी भी मुल्क में अगर उसमें कोई इनोवेशंस की जाती है, कोई सिस्टम नया लगाया जाता है, तो वो भी उनको बता के लगाना पड़ता है। इसी तरह से F-16 का, जिस तरह बाबर डोगर साहब, वो पूरी मॉनिटरिंग है उसकी और वो सिस्टम है। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा कोई भी वाक़या किसी भी जगह पे पूरी दुनिया में हो तो उस हवाले से फौरी तौर पे वो कंपनी अनाउंसमेंट देती है। अभी तक तो मेरे ख्याल में F-16 फिर वो खटारा बन जाते पूरी दुनिया के और उनको हैंगर कर दिया जाता कि अगर खुदा न खास्ता इन जैसे जहाज़ों से, मिग से या जो Su-30
उनसे कोई इस तरह का वाक़या वक़ूआ हुआ होता। बाकी हमने ख़ुद देखा कि ये साहब यहाँ पे आए, मेरे ख्याल में इनको जो अवार्ड दिया गया है वो इसलिए है कि बगैर वीज़े के वो पाकिस्तान जैसे मुल्क से चक्कर लगा के शॉपिंग करके गए हैं। असल चीज़ आपने पकड़ ली है, असल चीज़ आपने पकड़ ली है कि एक भारतीय फौजी आया। असल देखें ना, बात ये है कि एक भारत का नौजवान फौजी हो और पायलट हो और उसके बाद वो जनाब बगैर वीज़े के आए और बड़े शान व शौकत से उसको नलाया तलाया जाए और उसके बाद उसको लाहौर से शॉपिंग भी करवाई जाए, इंटरव्यू भी चलाया जाए, चाय भी इलायची वाली पिलाई जाए और फिर उसको इज़्ज़त एहतराम से वापस दे दिया जाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ उस वक्त जब हमने बग़ैर किसी के कहे और बग़ैर किसी के कहने पे हमने सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान अमन चाहता था, पाकिस्तान को अगर चाहता तो जिनेवा कन्वेंशंस के तहत ये अभी तक यहाँ पे कैद होता और इसकी अपीलें चल रही होती, लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया। और ये भी मैं आपको बताऊं, बहुत आला सतह की ब्रीफिंग्स हुई थी उस वक्त और बताया गया था कि हमने उनके ऐसे टारगेट्स जो हैं वो लॉक कर दिए थे कि खुदा की पनाह शायद ख़ित्ते में तूफ़ान आ जाता। इस तरह के टारगेट्स हमारे नौजवानों ने, हमारे पायलट्स ने लॉक किए और उन्होंने हेडक्वार्टर की तरफ देखा और उनसे इजाज़त तलब की। उनसे कहा गया कि बस आप सिग्नल फ्री कर दें और वो वापस आ गए। और उस जगह के ऊपर एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक को जस्टिफाई करने के लिए कि जनाब ये स्ट्राइक हुई थी, उसको जस्टिफाई करने के लिए मोदी सरकार जो है उन्होंने इसको लेकिन इससे का अवार्ड दे दिया। देखिए सिर्फ एक जाली सर्जिकल जो जस्टिफाई करने चाहे दुश्मन भी हो, मैं यहाँ एक बात, जिस टारगेट को इज्जत जरूर की जाती है, जिस टारगेट को हमारे नौजवानों ने लॉक किया था, इत्तलात के मुताबिक उस वक्त उस जगह के ऊपर जो बिपिन रावत है और उनके साथ मोदी दोनों मौजूद थे और उनकी पूरी आला कमांड मौजूद थी। हमारे जवानों ने उसको लॉक किया और चाहते तो वो उसको हिट भी कर सकते थे, लेकिन हमने इसका ना प्रचार किया, ना पाकिस्तान ने किसी को इस हवाले से ब्रीफिंग्स दी, ना पाकिस्तान ने बाहर दुनिया को, मीडिया को बताया। पाकिस्तान ने अमन की खातिर अभिनंदन को वापस भेजा, लेकिन शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हमारे यहाँ खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह की कोई चीज़ ऐसी होती है, एक तो फौरी तौर पे फोर्सेस का ये हमेशा से रिकॉर्ड रहा है, पूरी दुनिया की फोर्सेस में होता है कि अगर कोई सरेंडर कर जाता है, इस तरह से दुश्मन मुल्क में काबू आ जाता है और वो वहाँ पे हाथ खड़े कर देता है, तो वापस जाते हुए उसकी पेटी उतार ली जाती है, उसको कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट दे दी जाती है। लेकिन आफरीन है मोदी सरकार पे और अभिनंदन, क्योंकि बड़ी फैमिली का बंदा है तो रिश्तेदारियां भी हैं उसकी, तो उसको जनाब वहाँ पे कर दी है की गई। इसके बाद और ये फौजी एजाज जो है ना उसकी बेइज्जती की है, क्योंकि अभी लिखा जाएगा इसको मिला और जब दुनिया चेक करेगी वो कहेंगे जी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं था, और फिर सारे इनके अवार्ड्स मशकूक हो जाएंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।